हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा अग्रवाल और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की इंग्लिश की बुक न्यू इमेजेस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है मिस्टर टोड्स एडवेंचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं या शायद कुछ लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए होंगे, तो मैं पिछले साल 5th क्लास के इंग्लिश के न्यू इमेजेस के चैप्टर अपलोड करती रही हूँ और उन्हीं में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी और टीचर्स ने भी डिमांड की है कि कमेंट्स में लिखकर मुझे बताया है कि मैं क्लास 6 के भी चैप्टर जो है उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अपलोड करूं। तो आज से मैंने इस सीरीज़ की शुरुआत की है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगले चैप्टर्स के भी आप एक्सप्लेनेशन और इस चैप्टर के भी और बाकी सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर वगैरह अगर आप लोग सब कुछ वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए आज शुरू करते हैं मिस्टर टोड्स एडवेंचर चैप्टर। चैप्टर पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ हमारी हॉबी होती है, ना सिर्फ हॉबी, लेकिन हॉबीज़ बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उनमें से कोई एक हमारा पैशन होता है। हम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जुनूनी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सनक जैसा हो जाता है हमें कि हम ये करना ही चाहते हैं। जैसे अगर बच्चों को आइसक्रीम पसंद होती है तो वो भूल जाते हैं कि उन्हें बुखार है, जुकाम है, क्या है, वो ज़िद करने लगते हैं कि उन्हें आइसक्रीम खानी होती है। या जैसे किसी को अगर बाइक राइडिंग का शौक़ है तो बाइक्स देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इवन बहुत अच्छे फ्रेंड्स ही नहीं बल्कि जो थोड़े बहुत मिलने वाले होते हैं, अगर उनका भी कोई दूर का कोई होता है, उनके पास भी अगर कोई बहुत अच्छी बाइक है तो वो मतलब भूल जाते हैं कि भाई मुझे इससे मांगना चाहिए या नहीं। उनमें वो गट्स नहीं रहते हैं उस समय और उन्हें केवल और केवल अपना पैशन, बस वो बाइक नज़र आती है और वो उससे मांगने लग जाते हैं। या कई कई लोगों को जैसे फ़ोन्स का शौक़ होता है तो वो बिना सोचे समझे कि ये बहुत कॉस्टली फ़ोन है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट उन्हें पैशन होता है और वो नए नए फ़ोन ख़रीद लेते हैं। तो ऐसे अगर कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी होता है और ऑफ कोर्स आपके साथ भी हुआ होगा, आप चाहे स्टूडेंट हो या टीचर्स हो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कभी कोई चीज़ हमारी ऐसी पसंदीदा होती है कि उससे देखकर हम सब भूल जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या जो हम कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ मिस्टर टोड यानी कि मेंढक एक इसमें है, उसके बारे उनके साथ भी इस चैप्टर में ऐसा ही हुआ था। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसके जो ऑथर हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैनेथ ग्रैहम 1859 टू 1932, 1859 उनका बर्थ ईयर है और 1932 इज़ हिज डेथ ईयर। कैनेथ ग्रैहम इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है, एंड वाज अ स्कॉटिश राइटर फेमस फॉर हिज वर्क द विंड इन द विलोज 1908। वो एक स्कॉटिश जो है लेखक थे और जो कि अपने काम जो उन्होंने लिखा था, जो बुक लिखी थी विंड इन द विलोज 1908 में जो पब्लिश हुई थी, उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ही वॉज बॉर्न इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में उनका जन्म हुआ था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड लिविंग विद हिज सिबलिंग्स एंड हिज ग्रैंड मदर्स। उन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन अपने सभी भाई बहनों और अपनी दादी माँ के साथ गुजारा था। ही रोट वेरियस एसेज एंड चिल्ड्रंस स्टोरीज़। उन्होंने बहुत सारे ऐसे निबंध लिखे हैं अलग अलग विषयों पर और बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं। हिज स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन कैप्चर द एसेंस ऑफ चाइल्डहुड। उनकी जो बच्चों के लिए लिखी हुई कहानियाँ हैं उनमें जो बचपन की खुशबू है, यानी बचपन का जो बचपना है, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने कैद किया है। द गोल्डन एज 1895 में, और एंड इट्स सीक्वल, इसका जो सेकंड पार्ट है ड्रीम डेज, वो 1898 में उनके जो बहुत अच्छे वर्क हैं जो फेमस हैं और जाने पहचाने हैं वो पब्लिश हुए थे 1895 और 1898 में। दो सीक्वल आए थे उसके। मिस्टर टोड्स एडवेंचर, ये जो हमारा चैप्टर है कि मिस्टर टोड का एडवेंचर। एडवेंचर क्या होता है? कोई साहसिक कार्य जिसको करने में हमें मज़ा आता है। तो ऐसा एडवेंचर जो था इज़ एन एक्सर्प्ट एडॉप्टेड फ्रॉम द विंड इन द विलोज पब्लिश्ड इन 1908। ये एक्सर्प्ट का मीन्स होता है अंश, एक पार्ट, इससे लिया गया है। अडॉप्टेड मीन्स लिया गया है। विंड इन द विलोज जो उनकी बुक थी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, जो 1908 में पब्लिश हुई थी, उससे एक पार्ट लिया गया है जो ये हमारा चैप्टर है। This story revolves around the adventures of 4 characters: Rat, Mole, Badger and Mr. Toad of Toad Hall. Toad Hall के जो 4 कैरेक्टर हैं उन्हीं के चारों तरफ ये स्टोरी जो है पूरी रिवॉल्व करती है, उन्हीं के बारे में ये स्टोरी गूंथी हुई है, लिखी हुई है। ये 4 कैरेक्टर कौन से थे? रैट मीन्स चूहे, चूहा था एक इसमें स्टोरी में कैरेक्टर। एक है मोल जिसे हम छछूंदर कह सकते हैं हिंदी में। बैजर मीन्स बिज्जू
एंड मिस्टर टोड जो कि मेंढक है। इन चारों के बारे में ये पूरी कहानी जो है ये लिखी हुई है। ग्रैहम यूज्ड टू मेक अप दीज फैंटास्टिकल बेड टाइम स्टोरीज फॉर हिज सन एलास्टियर। उनका जो बेटा था उसके लिए वो इस तरह की बहुत ही शानदार बेड टाइम स्टोरीज़, जो सोते टाइम कहानियाँ सुनाते थे, उसके लिए वो इस टाइप की बहुत सारी कहानियाँ लिखते थे अपने बेटे को सुनाने के लिए। During his lifetime, Graham wanted to wander here and there. This can also be seen in this story as Mr. Toad has the greatest desire of having adventures here and there. उनकी जो पूरी लाइफ थी ग्राहम की, अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में वो हमेशा इधर उधर घूमते रहे थे, उन्हें घूमना बड़ा पसंद था। और यही चीज़ इस स्टोरी में भी देखी जा सकती है मिस्टर टोड के साथ, जिन्हें की ग्रेटेस्ट डिज़ायर, जिनकी सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि वो यहाँ वहाँ से कहीं से भी बस एडवेंचर्स यानी कुछ साहसिक कार्य, कुछ मस्ती भरे काम कर लें। तो ये है इस स्टोरी का बैकग्राउंड। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। वन ब्राइट समर मॉर्निंग मिस्टर टोड वॉज वॉकिंग ब्रिस्कली अलॉन्ग द हाई रोड। मैंने मीनिंग भी लिखे हुए हैं ताकि अगर आपको वर्ड मीनिंग, वर्ड टू वर्ड मीनिंग चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको बताती भी जाऊँगी। One bright summer morning, Mr. Toad was walking briskly along the high road. एक ब्राइट चमकती हुई गर्मियों की सुबह थी। मिस्टर टोड जो थे वो ब्रिस्कली मीन्स तेज स्पीड के साथ एक ऊंची सी रोड के बराबर बराबर में उसके चलते हुए जा रहे थे। He strode along till he reached a little town. वो इसी तरह से कदम बढ़ाते रहे, स्ट्रोड मीन्स कदम बढ़ाते रहे, डग भरते रहे, जब तक कि वो एक छोटे से टाउन यानी कि कस्बे तक नहीं पहुंच गए। ही वॉज एक्सीडिंगली हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक। इतना लंबा चलने के बाद एक्सीडिंगली बहुत ही अत्यंत ज़्यादा उन्हें बहुत तेज़ भूख लगाई थी। सो ही मार्च्ड इनटू एन इन, इसीलिए वो एक सराय में चले गए। ऑर्डर्ड द बेस्ट लंचियन एंड सेट डाउन टू ईट इन द कॉफ़ी रूम। और उन्होंने बेस्ट, वहाँ पे जो भी उनकी पसंदीदा जो लंचियन था वो उन्होंने ऑर्डर किया और फिर वो वहाँ पर कॉफ़ी रूम में ही लंच खाने के लिए बैठ गए। लंचियन एक फॉर्मल वर्ड है, लंच के लिए ही लंचियन यूज़ किया जाता है। लंच हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लिखते हैं और फॉर्मल जब हम कुछ लिखते हैं तो लंचियन उसे ही कहा जाता है। He was about halfway through his meal when a familiar sound approaching down the street made him start and fall a trembling all over. वो लगभग उन्होंने अभी तक आधा ही खाना खाया था और तभी एक फैमिलियर सी साउंड, फैमिलियर मीन्स एक जानी पहचानी सी आवाज़ उनको गली में से आती हुई लगी कि यार कुछ आवाज़ आ रही है। और उस आवाज़ से ऐसा लगा जैसे वो एक कांपना सा शुरू हो गए थे। वो फॉल अ ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपना, एंड ही स्टार्ट एंड फॉल अ ट्रैम्बलिंग ऑल ओवर। पूरे शरीर में उनके कपकपी होने लगी उनको वो आवाज़ सुनकर। द पूप पूप ड्रू नियरर एंड नियरर। पूप पूप मीन्स एक पूप पूप की आवाज़ थी जो कि और पास आती जा रही थी। द कार कुड बी हर्ड, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो जो पूप पूप की आवाज़ थी वो उस कार के हॉर्न की आवाज़ थी, राइट। और वो और पास आती जा रही थी और वो उन्हें कपकपा रही थी। क्यों कपकपा रही थी हम आगे पढ़ेंगे। द कार कुड बी हर्ड टर्निंग इन टू द इन यार्ड एंड कमिंग टू अ स्टॉप। कार को सुना जा सकता था, मतलब उसकी आवाज़ सुन के उनको इतना क्लियर हो गया था कि इन यार्ड, जो वो सराय का जो यार्ड है, बाहर जो खुला हिस्सा है, ग्राउंड है, वहाँ पर वो कार आ गई है और वहाँ पर आकर रुक गई है। द पार्टी एंटर्ड द कॉफ़ी रूम हंग्री, टॉकेटिव एंड इन ऑल प्रेज ऑफ द कार दैट हैड ब्रॉट देम अलॉन्ग सो वेल। जो पार्टी थी यानी कि जो लोग उस कार में आए थे वो कॉफ़ी रूम में एंटर हुए, वो सब बहुत भूखे थे, बहुत ही बातें कर रहे थे आपस में। और जो भी बातें थी वो किस बारे में थी, वो जो कार उनको यहाँ पर लेकर आई थी, यानी जिस कार में बैठकर वो आए थे, जिसकी आवाज़ ने मिस्टर टोड को कपकपा दिया था और बहुत ही जो उनको फैमिलियर लग रही थी, उस कार की तारीफ़ में वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। मिस्टर टोड वॉज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है सुनने को बहुत ज़्यादा उत्सुक होना। हम हिंदी में बोलते ना कि उसके कान खड़े थे, वो सब सुन रहा था, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑल ईयर्स। सो मिस्टर टोड जो है उनकी बातें बहुत ही क्यूरियोसिटी से सुन रहे थे। ही लिसनड ईगरली टू देयर कन्वर्सेशन फॉर अ टाइम। कुछ देर के लिए, फॉर अ टाइम कुछ देर के लिए वो बहुत ही बेचैनी के साथ उनकी जो बातें थी वो सुनते रहे। वो लोग बातें कर रहे थे, कार इतनी बढ़िया थी, ऐसी थी वैसी थी, बहुत बढ़िया, स्पीड अच्छी है, ये है, कंफर्टेबल है, ऐसा सब बोलते हैं ना अपन कार के बारे में, तो दे वर ऑल्सो टॉकिंग लाइक दैट। तो थोड़ी देर तो वो सुनते रहे, बट एट लास्ट ही कुड स्टैंड इन नो लॉन्गर। लेकिन लास्ट में वो वहाँ पर खड़े नहीं रह सकते थे, तो फिर कहाँ गए,
नो लॉन्गर एंड स्लिप्ड आउट ऑफ द रूम क्वाइटली, और चुपचाप, स्लिप्ड आउट क्यों लिखा है, क्योंकि वो ऐसे मतलब किसी को नोटिस ना हो, ऐसे धीरे से वहाँ से खिसक से गए, जैसे कोई चीज़ फिसल जाती है हमें पता ही नहीं चलता, ऐसे वो वहाँ से चुपचाप से सरक लिए वहाँ से रूम में से चुपचाप क्वाइटली। एज सुन एज ही गॉट आउटसाइड ही सॉन्टर्ड राउंड क्वाइटली टू द इन यार्ड। जैसे ही वो बाहर पहुँचे, इनके बाहर और उस यार्ड में पहुँचे, वो टहलने लगे वहाँ पर, बिल्कुल चुपचाप वहाँ पे राउंड लेते हुए टहलने लगे उस इन यार्ड में। देयर कैन नॉट बी एनी हार्म ही सेड टू हिमसेल्फ इन माई ओनली जस्ट लुकिंग एट इट। और उन्होंने अपने आप से कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर मैं केवल इस गाड़ी को देखता हूँ तो देखने में क्या है, देख तो सकते ना अपन, गाड़ी खड़ी है तो, है ना। तो उन्होंने अपने आप को ही समझाया कि अरे इसमें ऐसे देखने में कुछ नहीं हो रहा है। The car stood in the middle of the yard, quite unattended. Mr. Toad walked slowly round it, inspecting it. जो कार थी वो यार्ड के उस मैदान, जो सराय का जो मैदान था उसके बीच में खड़ी हुई थी और क्वाइट अनअटेंडेड थी। अनअटेंडेड के दो मीनिंग यहाँ पे हो सकते हैं कि एक तो बहुत ही नायाब थी, बहुत ही शानदार कार थी, और दूसरा ये कि अनअटेंडेड थी, लावारिस सी खड़ी थी, उसको वहाँ पर देखने वाला कोई नहीं था। मीन्स एक तो होता है ना कि जैसे अभी आजकल अगर हम कहीं पे कार खड़ी करते हैं तो पार्किंग होती है, कोई गार्ड होता है, कुछ होता है, ड्राइवर होता है, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो वो कार यूं ही खड़ी थी। मिस्टर टोड वॉक स्लोली, वो चारों तरफ उसके घूमे धीरे धीरे, उसका इंस्पेक्शन करते हुए, कार को अच्छे से देखते हुए। आई वंडर, ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसको अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है, आई वंडर इफ़ दिस सॉर्ट ऑफ कार स्टार्ट्स ईजीली, मुझे ताजुब होगा अगर इस तरह की कार जो है वो बहुत ही ईजीली स्टार्ट हो जाए। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने अपने आप को फिर एक बार समझाया कि मैं केवल स्टार्ट करके देख रहा हूँ, राइट। पहले उन्होंने कहा कि ऐसे देखने में क्या हर्ज है, तो देख रहे थे, फिर उन्होंने अपने आप को समझाया कि स्टार्ट करने में मतलब मुझे ताजुब है कि अगर इजीली स्टार्ट हो जाएगी, तो उन्होंने अपने आप को समझाया कि मैं केवल स्टार्ट करके देख रहा हूँ। नेक्स्ट मोमेंट मिस्टर टोड वॉज फाउंड सीटेड इन द ड्राइवर्स सीट होल्डिंग द हैंडल ऑफ द कार, और अगले ही पल मिस्टर टोड जो है वो ड्राइवर सीट पे बैठे थे, कार का हैंडल पकड़े हुए। मीन्स उन्होंने अब कार को ड्राइव करने वाले थे, ड्राइविंग सीट पे वो बैठ गए थे। एज द फैमिलियर साउंड ऑफ द कार ब्रोक फोर्थ, द ओल्ड पैशन सीज्ड ऑन मिस्टर टोड एंड कम्प्लीटली मास्टर्ड हिम। जैसे ही उन्होंने कार को स्टार्ट किया और वो जो फैमिलियर साउंड थी वो जैसे ही ब्रोक फोर्थ हुई, जैसे ही स्टार्ट हुई, तो जो ओल्ड पैशन था उनका, जो एक पुराना जो जुनून था, उनको कभी रहा होगा ना, इस लाइन से हमें पता चल रहा है, तो उनका जो पुराना एक पैशन था, हो सकता है उन्हें गाड़ियाँ चलाने का बहुत ज़्यादा जुनून रहा हो, तो वो जो उनका पुराना पैशन था उसने पूरी तरह से उनको जकड़ लिया और पूरी कंप्लीटली उनके ऊपर हावी हो गया। सीज्ड मीन्स जकड़ लिया, एंड देन कंप्लीटली मास्टर्ड हिम, पूरी तरह से वो उनके ऊपर हावी हो गया। उनके सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं रही, बस उनको वो गाड़ी दिख रही थी और ड्राइविंग दिख रही थी। So he pulled the lever and swung the car round the yard and out through the archway. और उन्होंने क्या करा, लीवर खींचा, मतलब गाड़ी को स्टार्ट किया, उसको लहराया, गोल वहाँ पे यार्ड में घुमाया। क्यों लहराया, क्योंकि उनको मतलब घुमा के गाड़ी को बाहर ले जाना था ना, तो उन्होंने उस गाड़ी को लहरा के ऐसे घुमाया राउंड, और वो आर्क वे यानी जो मेहराब होता है, जो मेन एंट्रेंस होती है, उसके थ्रू वो बाहर चले गए गाड़ी के साथ, गाड़ी को ड्राइव करते हुए। All sense of right and wrong seemed temporarily suspended for Mr. Todd. सही और गलत का जो भी सेंस होता है, हमें जो भी हमारी सेंसेस हमें कहती हैं, हमारा दिमाग चलता है कि भाई ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, टेम्पररीली मतलब उस कुछ समय के लिए मिस्टर टोड के सारे सेंसेस बिल्कुल सस्पेंड हो गए थे, काम करना सबने बंद कर दिया था। ही स्पेड सो फास्ट नॉट नोइंग वेयर ही वॉज गोइंग, उन्होंने बहुत तेज़ वो निकल के गए वहाँ से बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहे हैं। ही वॉज ओनली कॉन्शियस दैट ही वॉज मिस्टर टोड वंस मोर, वो केवल इस बात के लिए कॉन्शियस थे, इतना जान और समझ रहे थे उस समय कि एक बार फिर से वो मिस्टर टोड थे। मिस्टर टोड वंस मोर, मिस्टर टोड एट हिज बेस्ट एंड हाईएस्ट, मिस्टर टोड अपनी बेस्ट जगह पे थे और हाईएस्ट यानी उनके जीवन का वो बेस्ट समय होता है जब भी वो कोई अच्छी सी शानदार सी कार को ड्राइव करते हैं, तो इस समय बस उनके लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मिस्टर टोड द टेरर, मिस्टर टोड जो आतंक थे, इतनी अच्छी ड्राइविंग करते थे, आतंक कहा जाता था। द ट्रैफिक क्वेलर मीन्स ट्रैफिक को वश में कर लेने वाले, जब वो ड्राइव करते थे तो ट्रैफिक भी ऐसा लगता था कि उनको देख के ही पूरा सेट हो गया। द लॉर्ड ऑफ द लोन ट्रेल,
पूरी अकेली सड़क के अकेले वो लॉर्ड है, जैसे भगवान है ऐसा समझ रहे थे। एंड बिफोर whom ऑल मस्ट गिव वे और बी स्मिटन, और जिनके सामने सभी दूसरे लोगों को रास्ता दे देना चाहिए, या तो अगर वो खुद नहीं देते हैं तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, है ना। एक बार फिर से बताती हूँ ये कि मिस्टर टोड वंस मोर, वो उन्हें केवल अब इतना होश था कि मैं मिस्टर टोड हूँ। एक बार फिर से वो मिस्टर टोड जो अपनी बेस्ट जगह पे होते हैं, अपने हाईएस्ट पीक पे होते हैं। मिस्टर टोड आतंक, मिस्टर टोड ट्रैफिक को वश में करने वाले और पूरी सड़क के अकेले लॉर्ड, जिनके लिए कि जिनके सामने से सबको रास्ता दे देना चाहिए, खुद ही हट जाना चाहिए, और अगर नहीं हटते हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। So into nothingness and everlasting night, और बी स्मिटन इनटू नथिंगनेस एंड एवरलास्टिंग नाइट, शून्य में हट जाना चाहिए सबको, और जो ये चिरस्थायी रात है उसमें वो अपने आप को ऐसा समझ रहे थे, है ना। एवरलास्टिंग नाइट, जैसे रात कभी ख़त्म ही नहीं होगी और वह ऐसे गाड़ी चलाते रहेंगे और अपने आप को सारे ट्रैफिक का लॉर्ड समझते रहेंगे। ही चैंटेड एज ही फ्लू एंड द कार रिस्पॉन्डेड विद बूमिंग साउंड, वो ऐसे गाड़ी चला रहे थे और गाना गा रहे थे जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं, और जो कार है वो भी उनका साथ दे रही थी अपनी बूमिंग साउंड के साथ। कार की जो भी आवाज़ आती है चलने की, वो और उनका गाना, और वो हवा में थे। मीन्स ही वॉज एन्जॉइंग अ लॉट, वो सब भूल चुके थे, ही वॉज जस्ट एन्जॉइंग अ लॉट। ही वॉज लिविंग हिज आर रेकलेस ऑफ वॉट माइट कम टू हिम, अपना जो ये समय था या जो मौका उनको मिला था, इसको वो बिल्कुल लापरवाही के साथ और बहुत ही मस्ती के साथ जी रहे थे। अपने पल को वो जी रहे थे, पूरा इंजॉय कर रहे थे, ये जाने बिना कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। ही इंक्रीज्ड हिज पेस इवन मोर व्हेन ही हर्ड द पुलिस सायरन, जब उन्होंने पुलिस का सायरन सुना तो उन्होंने स्पीड कम करके पुलिस से मिलने की बजाय अपनी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी। ही थॉट ही माइट एस्केप बट ही वॉज कॉट एट द नेक्स्ट टर्न ऑफ द रोड, उन्हें लगा कि वो छुप सकते हैं या भाग सकते हैं, पुलिस से बच सकते हैं, लेकिन वो अगले ही टर्न पे जो है, रोड का अगला जो मोड़ था वहाँ पर वो पकड़े गए थे। अ चबी कॉप A chubby cop with a handlebar mousestick approached him with a stern look on his face and demanded, "May I see your license, mister?" एक चबी कॉप यानी थोड़ा सा जो हल्का सा फैट होता है, थोड़ा सा उस टाइप का जो मोटा सा एक पुलिस वाला था, उसके जिसकी मोटी मूछें थी। हैंडल बार माउसचेक मीन्स बहुत ही मोटी मूछें थी जिसकी, उसने उसकी तरफ देखा, एक बहुत ही कठोर सा लुक उसके ऊपर डाला, अपनी नज़रें उसके फेस पे डाली मिस्टर टोड की, और उससे मांग करी कि मैं तुम्हारा लाइसेंस देख सकता हूँ। तो लाइसेंस, रिटॉर्टेड मिस्टर टोड, मिस्टर टोड ने प्रतिवाद किया, जवाब दिया, लाइसेंस, उसने भी पूछा। एंड हफिंग इन द ड्राइवर्स सीट, ड्राइवर्स सीट में बैठे बैठे वो हाँफ रहे थे मिस्टर टोड। आई वॉज जस्ट टेस्टिंग हाउ फास्ट दिस मार्वल कुड गो एंड एक्सक्यूज मी, आई डोंट नीड एनी लाइसेंस। मिस्टर टोड ने क्या जवाब दिया, लाइसेंस, मैं तो केवल इसको टेस्ट कर रहा था कि ये जो चमत्कार है ये कितनी तेज़ चल सकती है, ये जो चमत्कारिक कार है, इतनी शानदार कार है, ये कितनी तेज़ चल सकती है, मैं तो केवल ये देख रहा था। और हाँ, एक्सक्यूज़ मी, वैसे भी मुझे क्षमा करना, आई डोंट नीड एनी लाइसेंस, मुझे किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। वो क्योंकि वो तो अपने आप को भाई लॉर्ड ऑफ ट्रैफिक समझ रहे थे, तो उन्हें क्यों लाइसेंस चाहिए। तो ही सेड, मुझे कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और इसका अंजाम क्या हुआ, नेक्स्ट मोमेंट मिस्टर टोड वॉज सीन स्टैंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगले ही पल मिस्टर टोड जो है वो लॉ के कोर्ट में यानी अदालत के अंदर खड़े थे। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग अ कार, ड्राइविंग डेंजरसली एंड चीकिंग द पुलिस। उनके ऊपर 3 इल्ज़ाम लगे हुए थे, उन्हें 3 अपराधों का आरोपी माना गया था, जो कि था कार की चोरी करना, बहुत ही खतरनाक रूप से गाड़ी चलाना, और तीसरा था पुलिस का अनादर करना। Mr. Clerk, will you tell me what is the very stiffest penalty for such kind of offence? asked the chairman. जो चेयरपर्सन था, जिन्हें डिसाइड करना था कि उसे क्या सज़ा दी जाए, उन्होंने क्लर्क से पूछा कि मिस्टर क्लर्क, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सख्त जो सज़ा है इनके लिए वो क्या हो सकती है इस तरह के आरोपों के लिए। द क्लर्क स्क्रैच्ड हिज नोज विद हिज पेन, क्लर्क ने अपनी नाक को अपने पेन से खुरचा। सम पीपल वुड कंसीडर, ही ऑब्जर्व, उसने कहा कि कुछ लोग जो है वो ऐसा मानते होंगे कि द स्टीलिंग द मोटर कार वॉज द वर्स्ट ऑफेंस, एंड सो इट इज़, कि भाई कार को चुराना जो है वो सबसे बड़ी उनकी गलती थी, वो सबसे बड़ा अपराध था, और ऐसा है भी सही। बट ड्राइविंग डेंजरसली एंड चीकिंग द पुलिस अनडाउटेडली कैरी द सीवरेस्ट पेनल्टी, लेकिन
इतना डेंजरसली गाड़ी चलाना और पुलिस का अनादर करना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों अपराध जो हैं ये सीवरेस्ट, मतलब इनके लिए सबसे ज़्यादा उनको पेनल्टी मिलनी चाहिए। इन अपराधों के लिए सबसे ज़्यादा पेनल्टी हमने रखी हुई है, एंड सो दे ऑट, और मिलनी भी चाहिए। सपोजिंग यू वर टू से 12 मंथ्स फॉर द थेफ्ट, सपोज करो कि अगर अपन कहें कि भाई गाड़ी चोरी करने के लिए 12 मंथ्स का, विच इज़ माइल्ड, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम सज़ा है, एंड 4 years फॉर द फ्यूरियस ड्राइविंग, और बहुत ही स्पीड के साथ ड्राइविंग करने के लिए 4 years, है ना, तो 4 and 1 5 years हो गए। विच इज़ लीनियंट, जो कि बहुत ही दयालु हो कि हम केवल 4 साल काउंट कर रहे हैं, एंड 15 years फॉर द चीक विच वॉज प्रिटी बैड सोर्ट ऑफ चीक, और 15 साल उस अनादर के लिए जो इन्होंने पुलिस का किया है, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से अनादर किया गया था, जिसके लिए उसको लगता है कि 15 साल भी कम है। Those figures if added together correctly tot up to 20 years। तो उसने ये कहा कि ये जो फिगर्स हैं तीनों आरोपों के, अगर उनको आपस में टोटल किया जाए, सही तरह से अगर उनको ऐड किया जाए, तो उनका टोटल जो आता है वो 20 years आता है। यानी उस क्लर्क के हिसाब से मिस्टर टोड को 20 years की जो है वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब चेयरमैन का क्या रिएक्शन आया? एन एक्सीलेंट सजेशन सेड द चेयरमैन अप्रूविंगली। तो वो चेयरमैन ने इसी सज़ा को अप्रूव करते हुए कहा कि यस, एक्सीलेंट सजेशन, सबसे अच्छा जो सुझाव है ये आपका, सब बहुत बढ़िया है। प्रिजनर, इट्स गोइंग टू बी 20 years फॉर यू दिस टाइम। देखो भाई कैदी, इस बार तुम्हारे लिए ये 20 साल की सज़ा होने जा रही है। एंड माइंड, और हाँ ध्यान रखना, इफ़ यू अपीयर बिफोर अस अगेन अपॉन एनी चार्ज वट एवर, वी शैल हैव टू डील विद यू वेरी सीरियसली। इस बार केवल 20 साल हैं, और हाँ याद रखना कि अगर अगली बार तुम हमारे सामने आए या इस तरह से लाए गए फिर से, तो चाहे कोई सा भी चार्ज लगा हो तुम पे, उससे कोई मतलब नहीं है, वॉटेवर जो भी हो वो कोई नहीं, लेकिन वी शैल हैव टू, हम तुम्हारे साथ तब बहुत ही सीरियसली डील करेंगे। मतलब ये तो वो कह रहा था कि हम बहुत दया करके तुमको इतनी सी सज़ा दे रहे हैं, और अगली बार अगर तुम किसी भी आरोप में अगर इस तरह से कोर्ट में लाए जाते हो, तो हम तुमको बहुत ही सीरियसली तुम्हारे बारे में विचार करेंगे और भी कड़ी सज़ा देंगे। Now, then the brutal minions of the law fell upon the hapless Mr. Todd। उसके बाद brutal means होता है बहुत ही क्रूर, अनकाइंड से, जो minions of the law थे, जो कानून के सेवक थे, जो पुलिस वाले थे, वो उसके ऊपर टूट पड़े। किसके ऊपर? hapless Mr. Todd, जो बेचारा अभागा बदकिस्मत मिस्टर टोड था, उसके ऊपर वो है जो है कूद पड़े। टूट पड़ने से क्या किया उन्होंने? दे लोडेड हिम विद चेन्स एंड ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द कोर्ट हाउस। उन्होंने उसको पूरा चेनों से लाद दिया, जंजीरों से बांध दिया, और फिर उसको घसीटते हुए कोर्ट हाउस से बाहर ले गए। मिस्टर टोड श्रीक्ड एंड प्रोटेस्टेड अक्रॉस द मार्केट प्लेस। मिस्टर टोड चिल्लाता रहा और वो उनका विरोध करता रहा पूरे मार्केट प्लेस से। जब उसे ले जाया जा रहा था इस तरह से, तो वो उनका विरोध करता रहा, चिल्लाता रहा। वेयर द स्पेक्टेटर्स अटैक्ड हिम विद कैरेट्स एंड पॉपुलर कैचवर्ड्स। वहाँ पर मार्केट प्लेस में वो विरोध करता रहा, लेकिन वहाँ पर जो देखने वाले थे वो भी इवन उसके ऊपर गाजरों से अटैक करते रहे, उसके ऊपर गाजरें फेंक फेंक के मारते रहे। और पॉपुलर कैचवर्ड्स, जो नारे होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हाय हाय या मुर्दाबाद या ऐसा, तो वहाँ पर जो भी ऐसे कैचवर्ड्स थे उनके थ्रू उसके ऊपर वो अटैक कर रहे थे। यस, ही पास्ड अंडर द फ्रॉनिंग आर्कवे ऑफ द ग्रिम ओल्ड कासल। अब उसने क्या पास किया, इस तरह से उसको कहाँ ले गए? जो एक पुराना सा, ग्रिम मीन्स बहुत ही भयंकर सा, एक महल था, एक बिल्डिंग थी, कासल था, वहाँ पर उसको एक बहुत ही वो बदनज़र सा लग रहा था, कुछ डरावना सा, ऐसा बेकार सा लग रहा था। उसका जो मेहराब था, जो एंट्री गेट था, उसके अंदर से वो पास हुए। ही पास्ड गार्ड रूम्स फुल ऑफ ग्रिनिंग सोल्जर्स ऑफ ड्यूटी हु कॉफ्ड इन अ हॉरिड सरकास्टिक वे एट हिम। वो और कहाँ से पास हुआ? मतलब उसको ले जाया जा रहा था ना, तो रास्ते में क्या क्या आ रहा था? पहले तो मार्केट प्लेस आया, उसके बाद एक फ्रॉनिंग सा आर्कवे था, ग्रिम ओल्ड कासल, एक भयंकर से पुराने महल जो हवेली टाइप होता है, उसमें एक डरावना सा मेहराब था, आर्कवे था, तोरण जिसको बोलते हैं, जो एंट्री गेट होता है, वहाँ से पास हुआ। उसके बाद कहाँ से पास हुआ? गार्ड रूम्स, जो जहाँ पे गार्ड्स रहते थे उनके रूम्स बने हुए थे, और वहाँ पे कैसे सोल्जर्स थे? जो मुस्कुरा रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे, जो ऑफ ड्यूटी थे इस समय, जो ड्यूटी पे नहीं थे। ड्यूटी आवर्स चेंज होते हैं ना, तो जो ऑफ ड्यूटी सोल्जर्स थे, उनके जो गार्ड रूम्स थे, वहाँ से वो जब पास हुआ तो वो सब उसके ऊपर हंस रहे थे, और उसके ऊपर बड़े ही डरावने और व्यंग्यात्मक तरीके से हंस रहे थे। मजाक नहीं उड़ाते अपन किसी का, उहु, उहु, ऐसे करके
वो उसको बहुत ही भद्दे तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे थे. देन ही पास्ड मैन एट आर्म्स इन कास्केट ऑफ स्टील डार्टिंग थ्रेटनिंग लुक्ड एट हिम. उसके बाद उसने उन सोल्जर्स को देखा जो कि हेलमेट में थे, स्टील के हेलमेट में थे, और डार्टिंग, डार्ट का मतलब होता है तीर चुभ होना, तो उसके ऊपर जो एक धमकी भरा जो लुक दे रहे थे उसको, उसके थ्रू एक नज़रों के बाण कहते हैं ना, तो वो डार्टिंग थ्रेटनिंग लुक्स एट हिम, उसके ऊपर वो बहुत ही धमकी भरा लुक डाल रहे थे. उसको बताया अच्छा अब आ गया, अब देखते हैं, बड़ा तू करके आया ना ऑफेंस, अब हम तेको देखते हैं. तो ऐसा थ्रेटनिंग लुक वो उसके ऊपर डाल रहे थे, है ना. ही पास्ड द थंब स्क्रू रूम. हम पहले थंब स्क्रू का मीनिंग समझ लेते हैं. थंब स्क्रू जो है एक टूल होता है जिससे कि कैदियों को या जो भयंकर कैदी होते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है. ये एक तरह का टूल होता है जिससे उनका जो थंब है उसको प्रेस किया जाता है. अगर वो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ ना नहीं बोल रहे हैं, तो उनकी या कोई बात है उनसे उगलवानी है, तो उसके लिए उनके थंब पे बहुत ही प्रेशर डाला जाता है, स्क्रू टाइप उसको दबाया या घुमाया जाता है जिससे कि वो टॉर्चर करने के लिए, मतलब तो ऐसा एक रूम होता है जहाँ पे थंब स्क्रू ट्रीटमेंट जो टॉर्चर होता है वो प्रिजनर्स को दिया जाता है. तो फिर उसके बाद वो थंब स्क्रू रूम के वहाँ से पास हुआ. एट लास्ट दे रीच द डोर ऑफ द ग्रिमेस्ट डंजन दैट ले इन द हर्ट ऑफ द इनरमोस्ट कीप. और लास्ट में जाके फिर वो सबसे गंदे, ग्रिमेस्ट मीन्स सबसे खतरनाक जो तहखाना था उसके वहाँ पे पहुँचे, जो कि इनर मोस्ट जो कीप था, जो सबसे अंदर बीच में जाके जो जेल थी उसके हर्ट के वहाँ पे थी. There at last they passed where an ancient jailer sat fingering a bunch of mighty keys. उसके बाद लास्ट में वो पास हुए, वहाँ पर एक पुराना एंशियंट, कोई बहुत पुराना जेलर बैठा था और जिसकी उंगलियों के अंदर बंच था माइटी कीज़. माइटी मतलब शक्तिशाली, यानी बड़ी बड़ी जो चाबियाँ होती हैं ना, लंबी चौड़ी ऐसी चाबियाँ थी उसकी उंगलियों के अंदर, और वो उनको लेके बैठा हुआ था. ऑड्स बॉडीकिंस. ऑड्स बॉडीकिंस मीन्स एक तरह से होता है कि भगवान के शरीर की शपथ. तो ये कोई ऐसे कोई वर्ड नहीं है मीनिंगफुल, बट ये तब कहा जाता है जब लाइक अपन बोलते हैं ना हे भगवान, हे राम, ऐसा कुछ. सो दैट इज़ ऑड्स बॉडीकिंस. वो कह रहे हैं भगवान की कसम, है ना. एंड सेड द सर्जेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस का अध्यक्ष था जो उसको लेके आया था वहाँ पे, या हवलदार कह सकते हैं हम, उसने बोला टेकिंग ऑफ हिज हेलमेट एंड वाइपिंग हिज फोरहेड. अपना हेलमेट निकाल के अपने फोरहेड पे से वाइप करते हुए, हाथ से पोंछते हुए बोला कि भगवान. और उसके बाद वो बोला वेकअप एंड टेक ओवर हिम. तुम उठ जाओ और इसको ले लो हमसे, मतलब इसकी जिम्मेदारी अब तुम ले लो. फ्रॉम अस दिस वाइल्ड टोड. वाइल्ड मीन्स देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है मॉरली बैड, जो नैतिक रूप से बहुत ही गंदा है. तो इस बुरे से मेंढक जो है इसको तुम टेक ओवर करो, अब तुम ले लो इसको. A criminal of deepest guilt and matchless artfulness and resource. एक ऐसा क्रिमिनल है, ये एक ऐसा आरोपी है जो कि बहुत ही डीपेस्ट, सबसे गहरा जिसने कि अपराध किया है. किस चीज़ का गिल्टी है वो, कि मैचलेस, जिसका कोई मैच ही नहीं है, ऐसा दूसरा मिलता ही नहीं. आर्टफुलनेस यानी कनिंग, इतना ज़्यादा कनिंगनेस उसने, धूर्त है ये, और इतने उसने उसके लिए रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, ऐसा मैचलेस रिसोर्सेज और कनिंगनेस है इसके अंदर जिसकी कोई हद नहीं है. तुम ऐसे बुरे टॉड को हमसे टेक ओवर कर लो. वॉच एंड वार्ड हिम विद ऑल योर स्किल. अपनी पूरी योग्यता और पूरी क्षमता के साथ इसका ध्यान रखना. द जेलर नॉडेड ग्रिमली लेइंग हिज विदर्ड हैंड ऑन द शोल्डर ऑफ द माइजरेबल मिस्टर टॉड. जो जेलर था उसने बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही दुष्टता से अपना सिर ऐसे हाँ में हिलाया, जैसे हम ऊपर नीचे गर्दन हिला के हाँ बोलते हैं ना. अपने हाथ को उस माइजरेबल, बेचारे दीन से मिस्टर टॉड के कंधे पर रखा. विदर्ड हैंड मतलब अपना दुष्ट सा एक हाथ जो था वो उसने मिस्टर टॉड के कंधे के ऊपर रखा और ऐसे गर्दन से हाँ भरी हाँ करके. द रस्टी की क्रीक्ड इन द लॉक. द ग्रेट डोर चेंज्ड बिहाइंड दैम एंड मिस्टर टोड वॉज अ हेल्पलेस प्रिजनर इन द रिमोटेस्ट डंजन ऑफ द बेस्ट गार्डेड keep of the stoutest castle in all the length and breadth of merry England. तो रस्टी की, रस्टी मीन्स जंग लगी हुई सी चाबियाँ, था ना वो पुराना सा महल, जेल वेल थी, है ना. तो रस्टी की जंग लगी हुई जो चाबियाँ थी वो लॉक के अंदर क्रीक होना, यानी चरमर करके बोलती ना, चाबी ताले सब जंग वाले होते तो आवाज़ करते हैं, तो ऐसी आवाज़ आई. और उसके बाद जो ग्रेट डोर, जो एक बड़ा सा महान सा दरवाज़ा था, वो उनके पीछे चेंज हो गया, मतलब ऐसे खुल गया वो
सामने था तो ऐसे, और वो उसके अंदर चले गए। एंड मिस्टर टोड वॉज अ हेल्पलेस प्रिजनर, बेचारा एक हेल्पलेस, बहुत ही बेचारगी वाला बेचारा सा एक कैदी था जो कि रिमोटेस्ट डंजन, मतलब दूरस्थ तहखाने में था, बहुत दूर एक जो तहखाना था उसके अंदर उसे रखा गया था, और जो कि उसको उसके कीप करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए वहाँ पर बेस्ट गार्ड्स रखे गए थे ऑफ द स्टाउटेस्ट कासल, यानी सबसे मजबूत जो एक महल था और सबसे पुराना सा, स्टाउटेस्ट मीन्स मजबूत ही है, सबसे मजबूत जो महल था वह उसमें उसको रखा गया था। कितना मजबूत था? इन ऑल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ मैरी इंग्लैंड, इंग्लैंड जितना भी लंबा चौड़ा इंग्लैंड था, पूरे इंग्लैंड में जो सबसे मजबूत महल था वहाँ पर एक जो बेस्ट गार्ड था ध्यान रखने के लिए उसके, और दूरस्थ जो सबसे दूर एक तहखाना था उसमें उस बेचारे हेल्पलेस प्रिजनर को, मिस्टर टोड को रखा गया था। तो फ्रेंड्स, आप ये स्टोरी पढ़ चुके हैं, अब मुझे ये आप लोग खुद सोचिएगा कि क्या सच में उसका गुनाह इतना बड़ा था कि उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली, या वो बेचारा सीधा साधा था, एक कुछ पलों, कमज़ोर पलों में उससे गलती हो गई और उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे अगले चैप्टर्स के वीडियो अपलोड करने के लिए ज़रूर से मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।